तो आज अच्छी खबर, सच्ची खबर की शुरुआत एक बहुत अच्छी खबर से करेंगे। खबर हालांकि अच्छी आनी बाकी, लेकिन उम्मीदें जरूर आ गई हैं। जंग से तबाह हो चुके यूक्रेन में शांति की उम्मीद जगी है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आखिरकार नाटो से मोहभंग हो गया। नाटो के दम पर ही यूक्रेन ने रूस को ललकारने का हौसला दिखाया था, लेकिन यूक्रेन को ना तो नाटो में शामिल किया गया और न ही उसकी मदद के लिए नाटो की सेना यूक्रेन पहुंची। तो इस तरह जंग में ज़ेलेंस्की अकेले पड़ गए। अब जबकि राजधानी कीव पर जबरदस्त हमले की तैयारी है, ज़ेलेंस्की ने खुलकर कहा है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने में दिलचस्पी नहीं है। यही मांग रूस भी कर रहा था कि यूक्रेन खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित करे। यानी संभावना अब ये बन रही है कि दोनों देश बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करने पर राजी हो सकते हैं। न तो रूस के हमले की धार कम हुई है और न यूक्रेन की ओर से पलटवार रुका है। फिर भी शुभ संकेत है कि पिछले 14 दिनों से चल रही लड़ाई बहुत जल्द खत्म हो सकती है, क्योंकि अभी तक तीखे तेवर दिखा रहे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर नरम पड़े हैं। यूक्रेन की ख्वाहिश अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो में शामिल होने की रही है और यही ख्वाहिश रूस की नाराजगी और फिर जंग की वजह बनी। लेकिन अब ज़ेलेंस्की का नेटो से ऐसा मोह भंग हुआ है कि उन्हें सैन्य गुट का सदस्य होने में दिलचस्पी नहीं रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ आ गया है कि नेटो हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता। जब मुझे ये बात समझ में आ गई, तब मैंने नेटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ दिया। नेटो विवादित चीजों और रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने नेटो से दूरी रखने का संकेत दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि जल्दी ही यूक्रेन और रूस में सुलह हो सकती है, क्योंकि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत में रूस ने शांति के लिए पहली शर्त यही रखी है कि यूक्रेन नेटो से दूरी बनाकर खुद को गुटनिरपेक्ष घोषित करे। यूक्रेन को लेकर रूस की समस्या उसके नेटो में शामिल होने की वजह से है। इसलिए ज़ेलेंस्की का बदला हुआ रुख एक तरह से युद्ध विराम की गारंटी हो सकता है। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को हमने समझना जरूरी है। ग्राउंड रियलिटीज़ है, एक तो नेटो का ज़्यादा साथ नहीं मिला, इनडायरेक्ट साथ ही मिला है, सिंबॉलिक सपोर्ट मिला है। और दूसरा है कि लड़ाई जितनी भी अभी तक हुई है, अब की जो लड़ाई होगी बाकी कीव वगैरह की, अब लास्ट रिजॉर्ट है कि रूस उसको घेरेगी तो वहाँ के लोग सफ़र करेंगे जब पानी और बिजली बंद होगा। तो ये ज़मीनी हालात अभी समझते हैं ज़ेलेंस्की। दूसरा, प्रेसिडेंट पुतिन भी अब समझते हैं कि बहुत रेजिस्टेंस मूवमेंट हो रहा है, तो दोनों से थोड़ा नरमी आई है। यूक्रेन को उम्मीद थी कि उसे नेटो में शामिल कर लिया जाएगा और रूस के खिलाफ उसे नेटो देशों की मदद मिल जाएगी। लेकिन ज़ेलेंस्की का ये भ्रम यूक्रेन को बहुत भारी पड़ा। रूस ने हमला बोला तो यूक्रेन अमेरिका और सहयोगी देशों की मदद की राह तकता रह गया। ना तो नेटो की सदस्यता मिली और न उनकी सेना आई। ज़ेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में शक्ति संतुलन का सिद्धांत समझने में चूक गए। Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. हालांकि 2 हफ्तों तक यूक्रेन ने रूस का जमकर सामना किया है, लेकिन ज़ेलेंस्की ये बात समझ चुके हैं कि बगैर किसी बाहरी मदद के रूस के सामने टिकना नामुमकिन है। इसलिए नेटो से अपनी नाराजगी दिखाते हुए उससे दूरी बनाने का संकेत दे दिया। नेटो के रवैये से आहत ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि वो ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों पर गिरकर भीख मांगता है। रूस और यूक्रेन के बीच मसला सिर्फ नेटो नहीं है। जंग की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क इलाकों को रूस ने स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया। रूस ने जंग खत्म करने की जो शर्त रखी है, उसमें कहा गया है कि यूक्रेन दोनों इलाकों की स्वतंत्रता को मान्यता दे। ज़ेलेंस्की ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो इस मुद्दे पर खुलकर बात करने और समझौते के लिए तैयार है। मैं सुरक्षा की गारंटी के बारे में बात कर रहा हूं। रूस के अलावा किसी अन्य देश ने इन देशों को मान्यता नहीं दी है, लेकिन हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। हम इस पर समझौता कर सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र आने वाले समय में कैसे रहेंगे। यूक्रेन के 2 इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है।
साल 2014 से ही इन क्षेत्रों के अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। अब जेलेंस्की इन दोनों इलाकों की आजादी को लेकर नरमी दिखा रहे हैं और इस तरह रूस के साथ जंग की सभी वजहों को खत्म करने का संकेत दे रहे हैं। जेलेंस्की की राष्ट्रपति पुतिन से अपील है कि वो बातचीत करें। माना जा सकता है कि जेलेंस्की के बदले रुख के बाद अगली बातचीत में युद्ध विराम की खबर आए, क्योंकि रूस ने भी साफ कर दिया है कि उसका इरादा हमेशा के लिए यूक्रेन पर कब्जा बनाए रखने का नहीं है। कुल मिलाकर मसला नेटो का है और अगर जेलेंस्की अपनी तटस्थता की गारंटी देते हैं तो रूस के पास युद्ध जारी रखने की कोई वजह नहीं होगी। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नाटो की सदस्यता को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान चौंकाने वाला है। ये बात वैसे किसी से छिपी नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जड़ में नाटो ही है और यही वो मुद्दा है जिसकी वजह से पूरा यूरोप 24 फरवरी से लगातार दहशत में है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि नाटो की जिस सदस्यता के लिए यूक्रेन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अचानक उस विशेष दर्जे को लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मोहभंग क्यों हो गया? नाटो देशों से उम्मीद लगाए बैठे ज़ेलेंस्की ने आखिर ये क्यों कह दिया कि उनके देश को नाटो की सदस्य बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है? अब इसे ज़ेलेंस्की का मोहभंग या फिर मन परिवर्तन कहें, ये बताना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इस बदलाव की वजह वो निराशा है जो लगातार गुहार लगा रहे ज़ेलेंस्की को नाटो सदस्य देशों की तरफ से मिली है। ज़ेलेंस्की की निराशा अपनी जगह है और नाटो की जंग में नहीं उतरने की अपनी वजह है। युद्ध से पहले तक अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो लगातार ये संदेश दे रहा था कि जंग की स्थिति में वो खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन युद्ध शुरू होते ही नाटो में शामिल देश पीछे हट गए। रूस की आक्रामकता की वजह से वो उसके खिलाफ सीधे सेना उतारने से कतरा रहे हैं। यूक्रेन को उम्मीद थी कि इस संकट में अमेरिका समेत सभी नाटो सदस्य देश उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की की इसी उम्मीद के उलट अमेरिका ने तो रूस के खिलाफ सीधे जंग में उतरने से मना ही कर दिया था। यूक्रेन में अमेरिका का कोई सैन्य अड्डा नहीं है और यही एक बड़ी वजह रही कि यूक्रेन से सीधे तौर पर उसका कोई हित जुड़ा नहीं है। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रुख के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का ही सहारा लिया गया और उन आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी यूरोपीय संघ के देशों में मतभेद नजर आए, क्योंकि ज्यादा सख्त आर्थिक पाबंदियों से यूरोपीय देशों और अमेरिका के हितों पर भी असर पड़ेगा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच सालाना व्यापार कारोबार $5 अरब के करीब है। द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से अगर हम आंकड़ा देखें तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। बाइडेन के सामने घरेलू मोर्चे पर भी चुनौतियां कम नहीं है। अमेरिका और इस महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के संकट जैसी समस्याओं से वैसे ही जूझ रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जिस तरीके से अपने हाथ जलाए हैं उससे भी जो बाइडेन ने सबक लिया है और ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिका रूस से सैन्य टकराव नहीं चाहता है। इसके अलावा नाटो के 2 सदस्य देश फ्रांस और जर्मनी अंतिम समय तक बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की कवायद करते रहे। फ्रांस और जर्मनी किसी भी हाल में रूस से सैन्य टकराव नहीं चाहते। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी यही चाहते हैं कि लीबिया और सर्बिया की तरह नाटो देश यूक्रेन में भी नो फ्लाई जोन बनाए। हालांकि नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने नो फ्लाई जोन की डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया। नाटो को डर है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन करने से रूस के साथ सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। अभी जो तनाव यूक्रेन तक ही सीमित है वो पूरे यूरोप तक भी फैल सकता है। तो रूस के खिलाफ नाटो और यूरोपीय संघ जैसे देश बोल तो रहे हैं, लेकिन उसे रोकने में विफल रहे। इसमें वैसे कोई संदेह भी नहीं है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से अमेरिकी कूटनीति को भी चुनौती मिली है। उससे जुड़े कई देश परेशान हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये सबक मिल चुका है कि जंग में अपने देश के हितों की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है और यही वजह रही है कि करीब 14 दिनों तक नाटो सदस्य देशों का इंतजार करने के बाद उन्होंने नाटो की सदस्यता नहीं लेने का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की का ये कदम वैसे बहुत हद तक व्लादिमीर पुतिन की नाराजगी को कम करने में काफी कारगर साबित होगा। आखिर रूस भी यही चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो।
दशकों से रूस नाटो के विस्तार को एक खतरे के रूप में भी देखता आया है और यही वजह रही कि अपनी सीमा पर नाटो की सेना को वो नहीं चाहता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि रूस नाटो को पसंद क्यों नहीं करता, नाटो को वो अपने लिए खतरा क्यों मानता है। इस सवाल के जवाब में सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि आखिर नाटो है क्या और रूस यूक्रेन युद्ध में उसकी चर्चा फिर से क्यों हो रही है। इसके लिए पहले हमें नाटो के गठन के मकसद को समझना चाहिए। तो आज से 74 साल पहले यानी साल 1948 में सोवियत संघ ने जर्मनी के बर्लिन पर कब्जा किया था। सोवियत संघ की इस सैन्य कार्रवाई की वजह से पश्चिमी और यूरोपीय देशों में दहशत फैल गई थी। वो उसके खिलाफ एकजुट होने लगे थे। सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए ही 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठन किया गया था। उस वक्त अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल इसके सदस्य थे। अब नाटो देशों की संख्या करीब करीब 30 तक पहुंच गई है। नाटो का मकसद राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो नाटो के सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं। नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों की तरफ से ही की जाती है और इसके बजट का 3/4 भाग अकेले अमेरिका ही देता है। अमेरिका से नजदीकियों की वजह से ही यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात चल रही थी, जिसे रूस अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा मान रहा था। रूस को यह डर था कि अगर दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है तो अमेरिका के वर्चस्व वाला ये सैन्य संगठन यूक्रेन की सीमाओं का इस्तेमाल उसकी राजनीतिक और सैन्य घेराबंदी के लिए करेगा, यानी रूस की। और रूस को यह भी डर था कि उसकी सीमा के पास नाटो सेना लड़ाकू विमान, छोटी और मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर देगा और अगर ऐसा होता है तो फिर नाटो सेना के लिए रूस की राजधानी मॉस्को और दूसरे बड़े शहरों को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। और नाटो को लेकर रूस का ये डर बेवजह भी नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो उसके बाद बने इस सैन्य संगठन का पहला मकसद यही है कि सोवियत संघ की बढ़ती ताकत और दायरे को रोका जाए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नाटो में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद अब जगी है। तो एक तरफ ज़ेलेंस्की के तेवर नरम पड़े हैं, दूसरी ओर प्रतिबंधों से पुतिन भी परेशान है। इसीलिए माना जा रहा है कि दोनों देश बातचीत से युद्ध खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि 3 दौर की बातचीत अभी तक नाकाम ही रही है, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब तो नाटो को लेकर ज़ेलेंस्की का रुख भी बदला है और जाहिर सी बात है कि कल तुर्की में होने वाली बैठक को लेकर अब बहुत उम्मीदें हैं। बहुत अहम भी मानी जा रही है बैठक, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव खत्म करने में तुर्की बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। कल यानी कि 10 मार्च को तुर्की के शहर अंताल्या में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों की आपस में बातचीत होनी है। इस बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे और इस बैठक की पहल तुर्की ने ही की है, जिसके लिए यूक्रेन ने भी हामी भर दी। यूक्रेन और रूस के बीच शांति के लिए अकेले तुर्की प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि इजराइल और फ्रांस भी अपनी तरफ से भूमिका निभा रहे हैं ताकि दोनों के बीच शांति हो। पुतिन और ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी और शांति की अपील ही थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने भी कई बार ज़ेलेंस्की और पुतिन से बात की है। दरअसल इजराइल के यूक्रेन और रूस दोनों से ही बहुत अच्छे संबंध हैं और वो सुलह कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और माना वैसे ये जा रहा है कि पुतिन भी अब यूक्रेन में सरकार बदलने के पक्ष में नहीं है। ये बात वो खुद कह भी चुके हैं। रूस यूक्रेन की संप्रभुता के पक्ष में है। इस तरह अगर ज़ेलेंस्की रूस की मांग मान लेते हैं और सुलह के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर उम्मीदें हैं कि युद्ध रुक सकता है। नहीं तो रूस पूरी ताकत से यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ हमले की तैयारी के लिए बढ़ रहा है और आज
रूस ने यूक्रेन के शहर पर गोलीबारी बंद कर रखी है, लेकिन उसकी सेना कीव की दहलीज तक पहुंच चुकी है और जानकार फिलहाल यही मान रहे हैं कि बात अगर नहीं बनती है तो फिर रूसी सेना कीव पर जोरदार हमला करेगी। रूस अब असल मायने में जब कीव के मुहाने पर खड़ा है, जब एक तरह से ये देश हार की कगार पर है, देखना ये होगा कि नेगोशिएशन से क्या निकलता है। एक इंडिकेशन ये भी है कि ये आखिरी बार रूस ने कहा है कि अब साइलेंस रहेगा, आज यानी 9 तारीख को बमबारी नहीं होगी ताकि लोग सुरक्षित निकल सके। उसके बाद क्या रुख होगा रूस का, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए कल की बैठक पर अब सबकी नजरें हैं। यूक्रेन की जंग में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल भारत लाने का मिशन भी लगातार चल रहा है और लगभग कहें तो पूरा हो चुका है, क्योंकि डेडलाइन 10 तारीख रखी गई थी। पूर्वी यूक्रेन के शहर सूमी में फंसे 700 भारतीय छात्रों को एक बड़ा जत्था उनका जल्द देश वापस पहुंचने वाला है। एक दिन पहले इन सभी छात्रों को एक बस के जरिए सूमी से निकाला गया था और इसमें रेड क्रॉस ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है और इन सभी को पहले पुलतावा शहर लाया गया और इसके बाद ये छात्र पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर पहुंचे। कल यानी कि गुरुवार को इन सभी छात्रों को पोलैंड लाया जाएगा, जहां से फ्लाइट के जरिए ये भारत पहुंचेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पूर्वी यूक्रेन से छात्रों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन रूस की तरफ से सीजफायर का ऐलान और मानवीय गलियारे की वजह से इन छात्रों को निकालना मुमकिन हुआ। कल इन छात्रों की वतन वापसी के साथ ही ऑपरेशन गंगा सफलतापूर्वक खत्म हो जाएगा। यूक्रेन पर हमले के बाद 26 फरवरी के इस ऑपरेशन की शुरुआत सरकार ने की थी, जिसमें निजी फ्लाइट्स के साथ साथ एयरफोर्स के विमान ग्लोब मास्टर की भी मदद ली गई थी। आज हमें ये गर्व है कि जो आखिरी बैच था स्टूडेंट्स का, वो भी अब जो युद्ध का इलाका है उसमें से निकल के पश्चिमी यूक्रेन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लिविर में थोड़े ही समय में पहुंच जाएगा और उन्हें वहां से बॉर्डर से पार करके नजदीक के देश में लाके भारत वापस ले आया जाएगा। 20,000 से अधिक जो भारत के नागरिक, अधिकांश उसमें विद्यार्थी जो यूक्रेन में फंसे थे, उनको मात्र 3 हफ्ते के अंदर भारत में लौटा लेना, ये हम सभी भारत के नागरिकों के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक और उदाहरण है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की एक साख पूरे विश्व में जो बनाई है, उसका लाभ भारत को लगातार मिलता जा रहा है। जंग के मैदान से अपनों को बचाना आसान नहीं होता। ऑपरेशन गंगा को पूरा करके हिंदुस्तान ने जता दिया है कि उसे हर एक हिंदुस्तानी की फिक्र है। पुख्ता रणनीति के तहत भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। खुद प्रधानमंत्री ने मिशन रेस्क्यू के पल पल का अपडेट लिया और उस पर नजर बनाए रखी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भारत ने पाकिस्तान की एक छात्रा का रेस्क्यू करके एक मिसाल भी पेश की है। इसीलिए पाकिस्तान की एक बेटी ने हिंदुस्तान को कहा, थैंक यू। I'm very thankful to the embassy of Indian embassy. मैं भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ हम बहुत मुश्किल हालात में फंस गए थे। कीव में फंसे तमाम छात्रों में ये पाकिस्तानी छात्रा भी शामिल थी। इस छात्रा ने भी अपने देश से मदद की गुहार लगाई थी। पाकिस्तान से तो उसे कोई मदद नहीं मिली, लेकिन हिंदुस्तान ने छात्रा को मुश्किल हालात से बाहर निकाल लिया और इस मदद के लिए छात्रा ने भारतीय दूतावास और भारत के प्रधानमंत्री को दिल से शुक्रिया अदा किया। I'm very thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian embassy. यूक्रेन में कई मौकों पर हिंदुस्तानी छात्रों ने पाकिस्तानी छात्रों की मदद की है। पाकिस्तानी दूतावास ने भी अपने छात्रों की मदद के लिए हिंदुस्तानी छात्रों पर भरोसा जताया। फिर हमने प्लानिंग की कि हम स्टेशन जाके यहाँ से निकलेंगे। तभी जो पाकिस्तानी लड़की थी मेरे साथ, उसको एम्बेसी से कॉल आने लग गई
कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उसने बताया कि मैं सर अकेली हूँ और मैं कीव में ही हूँ अभी तक। तो उन्होंने देखा कि वो अकेले है तो कैसे हैं, तो उन्होंने पूछा कोई और नहीं आपके, तो उन्होंने बताया कि एक इंडियन लड़का है। तो फिर उन्होंने कहा कि चाहिए आप इनको ले आइए सेफ्टी कंसर्ट के लिए, ये आपके साथ रहेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तब फिर वहाँ से हम चल पड़े। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत यूक्रेन में फंसे अपने सभी छात्रों की वतन वापसी करा चुका है। इस कोशिश में हिंदुस्तान के झंडे ने भी छात्रों की पूरी मदद की। तिरंगे की छाव में यूक्रेन में फंसे छात्रों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। तिरंगे की इसी ताकत की वजह से कई जगहों पर पाकिस्तानी छात्रों ने भी इसे अपना सहारा बनाया। और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन यूक्रेन में हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी छात्रों की मदद करके पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। वैसे वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे भी जब बात अच्छे बदलाव की हो तो फिर पुराने नियमों को बदलने में हिचकना नहीं चाहिए। क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को खेल में कुछ नए नियम का सुझाव दिया है। एमसीसी के सुझावों के तहत ही आईसीसी नियमों को लागू करती है और एमसीसी ने जो नए नियम बनाए हैं उन्हें 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस बार आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले ही नियमों में बदलाव हो जाएगा और नए नियमों के हिसाब से T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने इन नियमों में कुछ ऐसे नियम भी जोड़े हैं या कहें कि बदलाव किया है जो अक्टूबर 2017 में बनाए गए थे। एमसीसी ने जो नए नियम बनाए हैं उनमें से कई इंग्लैंड के द 100 लीग में लागू भी हो चुके हैं। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का पहला नियम जो कि इस साल से लागू होगा वो है नो सलाइवा। एमसीसी ने क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये नियम पहले कोरोना के चलते लागू हुआ था, लेकिन अब इसे कानून बना दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद ही बॉल पर सलाइवा लगाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि खिलाड़ी गेंद पर अपनी लार लगाने के लिए चीनी उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं और बॉल पर लार लगाना बॉल टेम्परिंग माना जाएगा। दूसरे नियम के मुताबिक किसी भी प्लेयर के आउट होने के बाद मैदान पर आने वाला नया खिलाड़ी ही स्ट्राइक लेगा। यानी अब तक शॉट खेलने वाला खिलाड़ी अगर कैच आउट होने से पहले बॉलिंग एंड पर पहुंच जाता तो नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रहता है, लेकिन अब किसी भी तरह से आउट होने पर नया खिलाड़ी ही स्ट्राइक लेगा। एमसीसी के सुझाव पर पहली बार द 100 लीग में इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। अब मॉन्गडिंग को ऑफिशियल रन आउट माना जाएगा जब गेंदबाज की गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकिंग एंड का बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकल जाता है और बॉलर अपने हाथ रोककर उस शोर की गिल्लियां गिरा देता है, तो इसे मॉन्गडिंग कहा जाता है। और मॉन्गडिंग नाम से के पीछे का इतिहास भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच के दौरान भारत के वीनू माकर ने ऑस्ट्रेलिया के वेल ब्राउन को इसी तरह से आउट किया था और इसके बाद से ही वीनू के सरनेम के आधार पर ये तरीका यानी कि मॉन्गडिंग कहलाया जाने लगा था। खेल के मैदान में किसी व्यक्ति, जानवर या फिर किसी वस्तु से किसी भी टीम को नुकसान होता है तो वो डेड बॉल करार दी जाएगी। यानी मैदान पर अचानक से घुस जाने वाले फैंस या फिर अचानक से मैदान पर कोई जानवर अगर आ जाता है तो खेल पर कोई असर, जाहिर सी बात है कि इसका होता है, तो ऐसा होने पर अंपायर डेड बॉल का संकेत दे सकता है। अक्सर खेल के मैदान में ये भी देखा गया कि गेंद फेंकने से पहले बल्लेबाज क्रीज पर चारों ओर मूव करते हैं। ऐसे में कई बार बल्लेबाज की बगल से निकलने वाली गेंद को वाइड नहीं माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रन अप शुरू करने से पहले बल्लेबाज ने जो पोजीशन ली है उसी के तहत वाइड का निर्धारण किया जाएगा। अगला नियम लॉ 27.4 और 28.6 क्रिकेट जगत में हार और जीत का बड़ा रोल निभा सकता है।
इस नियम के मुताबिक फील्डर अगर नियमों के बाहर मूवमेंट करता है तो बैटिंग साइड को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे, यानी कि फील्डिंग टीम का कोई सदस्य अगर गलत तरीके से मूवमेंट करता दिखाई देता है तो फिर बैटिंग साइड टीम को पेनल्टी के तौर पर 5 रन दिए जाएंगे। पहले इस मामले में डेड बॉल करार दी जाती थी। क्रिकेट क्षेत्र में हुए ये बदलाव खेल के मैदान में कैसे लागू होंगे, मेरे सहयोगी निखिल नाज बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले नियम के साथ जो मनकडिंग से जुड़ा है। वो ये होता था, अगर मैं अपनी डिलीवरी साइड में हूँ और बॉल डालने से पहले अगर मुझे लगा नॉन स्ट्राइकर बाहर है, मैं उसे आउट कर देता था। ये नियम में तो था, जो नॉन स्ट्राइकर है वो आउट तो होता था, लेकिन इसे अनफेयर प्रैक्टिस माना जाता था। लगता था स्पिरिट ऑफ द गेम के बाहर है ये, तो वो रूल नंबर 41 में आता था। अनफेयर प्रैक्टिस के तहत आता था। मनकडिंग आउट होता था, लेकिन अनफेयर प्रैक्टिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के बाहर था। अब उसको 41 रूल नंबर 41 से मूव करके 38 में डाल दिया गया है, जो रनआउट के संदर्भ में जाना जाता है। यानी कि अब इसे सीधे तौर पर रनआउट के तौर पे देखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये था चेंज नंबर 1। नियम नंबर 2 जो बदला गया है वो है कौन होगा स्ट्राइक पर जब जो बैट्समैन है आउट हो जाता है और दोनों नॉन स्ट्राइकर और स्ट्राइकर क्रॉस कर जाते हैं। तो पहले नियम के मुताबिक तो आपको पता ही है कि अगर मैं बैट्समैन था और मैंने गेंद को हवा में खेल दिया और उस दौरान मैं रन के लिए दौड़ता हूं और जो नॉन स्ट्राइकर है और हम दोनों क्रॉस कर जाते हैं, तो भले ही मैं आउट भी हो जाऊं कैच में, लेकिन जो अगला बल्लेबाज आएगा खेलने के लिए वो नॉन स्ट्राइकर पे चला जाता था। जो नॉन स्ट्राइकर क्योंकि क्रॉस कर चुका है उसको स्ट्राइक मिलती थी, तो नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर में जाता था। तीसरा नियम बदला गया है, वो गेंद से बहुत करीबी तरह से जुड़ा है। वो ये कि इससे पहले आप देखते थे सलाइवा यानी कि थूक का जो है वो फील्डिंग टीम या गेंदबाज अक्सर लगाते थे ताकि शाइन बनी रहे। एमसीसी ने एक अपना सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने काफ़ी गेंदबाजों से और खिलाड़ियों से बात करी और जानने की कोशिश की कि वाकई सलाइवा लगाने से कुछ ज़्यादा मदद मिलती थी। तो अब ये पता चला है कि जब आप सलाइवा नहीं लगा रहे थे, आप ज़्यादातर पसीना लगाया करते थे शाइन के लिए। और ये सर्वे में पता चला कि अगर आप पसीना भी लगाएं तो उतनी ही मदद मिलती है स्विंग गेंदबाजी में जितना जब आप थूक लगाते थे तब मिलती थी। तो कोई खास फ़र्क नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि अगर आप सलाइवा लगाते हैं तो ये इलीगल प्रैक्टिस होगी। तो क्या होगा, अगर आपको याद हो, इससे पहले कई बार विवाद होते थे कि थूक लगाने के बहाने, सलाइवा लगाने के बहाने कई खिलाड़ी कैंडीज़ भी खा रहे होते थे। कहते थे वो कैंडी में जो मीठापन होता है ना, वो और शाइन लेके आता है और गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती है, चाहे रिवर्स स्विंग के लिए हो या फिर कन्वेंशनल स्विंग के लिए हो। तो वो तो इलीगल था, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से बाहर हो गया। आप छुप के भी वो कैंडी खा के अगर थूक तो आप लगा ही नहीं सकते, तो इसको वैसे उस नज़रिए से अब देखा जाएगा। थूक लगाना पूरी तरह से बैन। अगर आपको मदद चाहिए, लैकर पे शाइन चाहिए, तो आप पसीने का इस्तेमाल करें। चौथा नियम जिसमें बदलाव किया गया है वो है वाइड को लेकर। और अब तक आपको अगर पता हो, अगर मैं राइट हैंड बल्लेबाज हूँ, ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ, तो कुछ भी मेरे लेग साइड के इधर जाता था तो वो वाइड मान लिया जाता था। ऑफ साइड में अगर आपको पता हो, एक मार्क सा लगा होता था जिससे पता रहता था एक अंपायर को कि हाँ भाई इतने, जैसे मार्क फर्ज कीजिए ये जो गेंद पड़ी है इतनी दूर पे मार्क हुआ करता था। तो अगर गेंद उससे बाहर जाती थी तो अक्सर क्योंकि उनको लगता था बल्लेबाज की रीत से बाहर है तो उसको वाइड दे दिया जा सकता था। अब क्या बदलाव आया है, आपने देखा है कि वाइड बॉल क्रिकेट में खासतौर पर बल्लेबाज लैटरल मूवमेंट इस तरह से काफ़ी मूव करते हैं गेंदबाज का जो लय है उसको बदलने के लिए। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है, अब ये निर्णय लिया गया है कि नियम अब ऐसा होगा कि अंपायर देखेगा मूवमेंट के लिहाज से। तो फ़र्ज़ कीजिए मैं राइट हैंड बल्लेबाज हूँ और गेंदबाज आया, मैंने इस तरह की कुछ मूवमेंट करी उसको ताकि उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाए गेंदबाज की, और अगर गेंद यहाँ से भी जाती है और अंपायर को लगता है मेरी रीच में थी तो उसको वाइड नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैंने मूवमेंट करी है। देखिए मार्क ये था, हालांकि अब मार्क से और भी काफ़ी दूर से जा रही है, लेकिन अंपायर चाहे तो उसको वाइड नहीं देगा क्योंकि उनको लगेगा कि ये जहाँ खड़ा है बैट्समैन वहाँ वो उस तक पहुँच सकता था। अच्छा, सिर्फ वही चीज़ नहीं है, अब नुकसान ये है मूवमेंट का कि अगर मैंने मूवमेंट करी भी हो तो ये आपको लगता है ना, अगर मैंने थोड़ी बहुत ऐसे मूवमेंट करी तो लेग साइड का मुझे फ़ायदा मिल सकता है डाउन द लेग साइड, तो वो भी नहीं अब ध्यान में दिया जाएगा क्योंकि दोनों पोजीशन देखी जाएगी। यानी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन और आपकी मूवमेंट पोजीशन दोनों को ध्यान में रखा जाएगा, तो लगभग आपको वाइड मिल ही नहीं सकती। पांचवा नियम जिसमें बदलाव किया गया है वो है फील्डिंग पोजीशन को लेकर। देखिए, अगर आप इससे पहले क्या था, अगर आप फील्डिंग पोजीशन में एक जगह हैं और जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, गेंदबाज दौड़ के आ रहा है, अगर मैं पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं फटाफट कवर पे चला गया, तो ये चेंज की है, ये इलीगल चेंज ऑफ फील्डिंग पोजीशन है। इससे पहले क्या होता था, अगर फील्डर ऐसा करता था
तो उसे डेड बॉल करार दे दिया जाता था, यानी बैटिंग टीम को कोई खास फायदा नहीं मिलता था और वो गेंद फिर से कराई गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर मैं अपनी फील्डिंग पोजीशन चेंज कर जाता हूं, जब गेंद हो रही है, बॉल इन प्ले है, यानी गेंदबाज दौड़ रहा है, और अगर मैं फील्डिंग पोजीशन अपने पॉइंट से मैं अगर जैसे कवर पे चला गया, तो बैटिंग टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे। तो ये बदलाव आया है। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला लगातार जारी, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर, और अब हम आपको दिखाते हैं आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व होगा। यूक्रेन के सैनिक पूरी ताकत लगाकर रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हालांकि रूस जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ उनका मोर्चा कमजोर है, लेकिन उनमें देशभक्ति का जज्बा देखने लायक है। यूक्रेन में मौजूद हमारी टीम ने यूक्रेन के एक सैनिक से बात की और हम ये जानकर हैरान रह गए कि एंड्रे ने भगवत गीता पढ़ी है और इसीलिए जय पराजय की चिंता से दूर रहकर युद्ध में शामिल हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई के दौरान हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र भी वो जप करते नजर आए। Krishna mantra at nights when you're not busy. What is the mantra? Recite that mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Brilliant. I wish you all the best, my friend.